हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया फर्स्ट। सेकंड जो है वो हम 6th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, फर्स्ट हम 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड चैप्टर 1 की वीडियो 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इससे रिलेटेड आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें जैसे कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, आर्थिक वृद्धि जो है हमारी वो राष्ट्रीय इनकम में जब वृद्धि होती है तो उसको क्या कहा जाता है कि हमारी आर्थिक वृद्धि हो रही है, और प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि होती है तो उसको हम कहते हैं कि हमारी आर्थिक प्रगति हो रही है यानी कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है। और इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी? जब कुल राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम होती है उसमें जब इंक्रीज होती है, नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी आर्थिक वृद्धि होती है। और जब हमारी प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति की आय में जब वृद्धि होती है तो उसको हम कहते हैं कि हमारी आर्थिक प्रगति यानी कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस में वृद्धि हो रही है। अगर हम इसे अन्य शब्दों में देखें तो आर्थिक प्रगति का अर्थ होता है लोगों के जीवन स्तर में सुधार, और आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय उत्पादन के स्तर में वृद्धि की ओर ले जाती है। यानी कि अगर हम इसे दूसरे शब्दों में देखें तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि आर्थिक जब प्रगति होती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जब होती है तो लोगों के जीवन के जो स्तर है उसमें सुधार होता है, उसमें इंप्रूवमेंट होती है। अगर हमारी आर्थिक प्रोग्रेस होगी तो, अगर हमारी आर्थिक वृद्धि होगी तो उसका मतलब यही होता है कि हमारे उत्पादन स्तर में वृद्धि की ओर लेके जा रही है, कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें वृद्धि हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है। तो उसी से क्या होगा, लोगों के पास इनकम आएगी, वो इनकम जनरेट करेंगे और उससे क्या होगी, हमारी आर्थिक प्रगति में भी वृद्धि होगी। परंतु हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जीवन स्तर का उच्च स्तर तभी संभव है यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ जनसंख्या में वृद्धि ना हो। और हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, देखिए हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, बट हमें इस पे भी ध्यान रखना है कि जनसंख्या में वृद्धि ना हो। अगर जैसे जैसे हमारी राष्ट्रीय आय इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती रहेगी तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बट हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल रहे और हमारी जो नेशनल इनकम है वो बढ़ती रहे तो हमें प्रॉफिट होगा। इसलिए आर्थिक वृद्धि देश क्षेत्र को आर्थिक प्रगति की ओर ले जाती है। इसीलिए जो आर्थिक वृद्धि जो है हमारी वो देश को या हमारे क्षेत्र को या हमारे स्टेट को प्रगति की ओर लेकर जाती है, प्रोग्रेस की ओर लेकर जाती है आर्थिक वृद्धि। और इसके अंतरिक्ष आर्थिक वृद्धि का प्रयोग समिष्टगत रूप से किया जाता है, जबकि आर्थिक प्रगति को विशिष्टगत अर्थ में लिया जाता है। आर्थिक वृद्धि को किस में लेते हैं हम? समिष्टगत में। और आर्थिक जो प्रगति है उसको हम लेते हैं विशिष्टगत में, यानी कि ये प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होती है। और हमारी आर्थिक वृद्धि जो होती है वो हमारी नेशनल इनकम की में जब वृद्धि होती है तो उसके आधार पर हम किसको नामते हैं? आर्थिक वृद्धि को। आर्थिक प्रगति और आर्थिक कल्याण। अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। कुछ अर्थशास्त्रियों के विचार है कि आर्थिक प्रगति का अभिप्राय ही आर्थिक कल्याण में वृद्धि है, और कुछ जो अर्थशास्त्री हैं उनके विचार है कि आर्थिक जो प्रगति है ना उससे ही जो अभिप्राय है उसका मीनिंग क्या है? आर्थिक कल्याण है। कि आर्थिक कल्याण हो रहा है इसका मतलब कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है हमारा। अतः इसके प्रकार आर्थिक प्रगति वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के संदर्भ में होती है। और इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो आर्थिक प्रगति है वो वास्तविक रियल प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें वृद्धि के संदर्भ में होती है, जबकि आर्थिक कल्याण प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के वितरणात्मक पहलू से संबंधित है। आर्थिक कल्याण। आर्थिक प्रगति को सरल शब्दों में आर्थिक कल्याण में सुधार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है उसको हम सरल शब्दों में समझे तो उसका मतलब यही होता है कि जो हमारी आर्थिक वेलफेयर है ना, इकोनॉमिक वेलफेयर है, उसमें जो सुधार हो रहा है उसी को हम प्रभावित कर सकते हैं कि हमारी आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है। प्रोफेसर कोलिन क्लर्क के शब्दों में आर्थिक कल्याण और कुछ नहीं बल्कि उन सब वस्तुओं और सेवाओं की बहुलता है जिनका विनिमय मुद्रा के द्वारा किया जा सकता है। और आर्थिक कल्याण और कुछ नहीं है, बस सभी जो वस्तुएं हैं सेवाएं हैं उनका बहुलता है जिनका कि विनिमय मुद्रा के द्वारा किया जा सकता है। विनिमय जो है मुद्रा के द्वारा खरीदा जा सकता है, हम सेवाओं को यूज कर सकते हैं, वस्तुओं को यूज कर सकते हैं। तो उसी का मतलब होता है कि आर्थिक प्रोग्रेस हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है। परंतु वस्तुओं की बहुलता
अपने आप ही आर्थिक कल्याण की ओर नहीं ले जाएगी। और ये नहीं कि हमारे पास वस्तुओं की बहुलता है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी हम सर्विस ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आर्थिक कल्याण हो जाएगा। नहीं, इसका संभव यह है कि जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, व्यक्ति की इनकम अर्न होगी, तभी वो उन वस्तुओं को खरीद पाएगा, उन्हीं सेवाओं को ले पाएगा। अगर उसकी इनकम ही नहीं बढ़ेगी तो वो वस्तुओं को नहीं खरीद पाएगा और वो उन सेवाओं को भी नहीं ले पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आर्थिक कल्याण हो हमारा, चाहे हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, वो जब भी हो सकती है जब व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। उसकी आय बढ़ेगी तो वो उन सेवाओं का, उन सर्विस का यूज कर सकता है। और ऐसा हो कि प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ी बट कुछ लोगों की ही बढ़ी, तो उससे क्या होगा कि जो ज़्यादा धनी व्यक्ति वो और धनी होते जाएंगे और जो निर्धन है वो और निर्धन होते जाएंगे और गरीब होते जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब भी हम इसको ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक वेलफेयर चल रहा है, ये इकोनॉमिक वेलफेयर है कि आर्थिक विकास हो रहा है, इसको हम आर्थिक विकास नहीं मानेंगे। ये केवल तब होता है जब वितरण प्रणाली असमान हो और आय का बड़ा भाग कुल जनसंख्या के एक छोटे भाग के हाथों में चला जाए। ऐसा तभी होता है, जब भी संभव हो सकता है ये कि जब जो वितरण प्रणाली जो है वो असमान हो और आय का जो एक बड़ा भाग है ना वो कुल जनसंख्या यानी कि 1% जनसंख्या मान लो, उसको जो छोटा सा भाग है उसके हाथों में चला जाए। तो ऐसे ही होगा कि निर्धन तो और निर्धन होते जाएंगे और जो अमीर है वो और अमीर। कभी कभी आर्थिक कल्याण को मौद्रिक आय की क्रय शक्ति के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। कभी कभी क्या किया जा सकता है कि आर्थिक जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसको मौद्रिक आय की क्रय शक्ति के रूप में भी उसको परिभाषित किया जा सकता है। जब मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है तो आर्थिक कल्याण को भी बढ़ा हुआ कहा जाता है। और जब मुद्रा की जो इनकम है, जो आय है, यानी मनी जो है वो उसकी जब क्रय शक्ति बढ़ती है तो आर्थिक कल्याण को भी बढ़ा हुआ माना जाता है। यानी कि ये माना जाता है कि आर्थिक कल्याण हो रहा है। अगर मुद्रा बढ़ रही है तो हमारी क्या होगा, आर्थिक कल्याण भी हुआ है। मुद्रा मूल्यों में वृद्धि आर्थिक कल्याण दर्शाती है। और मुद्रा के जो मूल्य में वृद्धि होती है यानी कि जब मनी की जो पैसे है उसकी जब कीमत बढ़ती है तो इसका मतलब यही माना जाता है कि आर्थिक कल्याण हो रहा है। इकोनॉमिक वेलफेयर को भी दर्शाती है कि हमारी जब आय का मूल्य बढ़ेगा तो इसका मतलब यही होगा कि हमारी आय भी बढ़ रही है। जबकि कीमतों में गिरावट आर्थिक कल्याण को बढ़ाती है। जबकि जब कीमतों में भी गिरावट होगी, कोई वस्तु है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई वस्तु है 100 रुपये की है, तो 100 रुपये की जो वस्तु है तो उसको कम लोग खरीदने आएंगे, बट उसका अगर हम प्राइस गिरा देते हैं, अगर वो 70 की हो जाती है, 60 की हो जाती है, तो उसको लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो इसी का कहते हैं कि जब कीमतों में गिरावट होती है, किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसको ज़्यादा खरीदा जाता है, तो उसको भी हम आर्थिक कल्याण को बढ़ना कहते हैं। इसलिए मूल्य सूचांक आर्थिक कल्याण का मापदंड है। इसीलिए मूल्य सूचांक जो है वो आर्थिक कल्याण का मानदंड है। भारत एक निम्न मध्य आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और भारत जो है हमारा वो विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है, किंतु सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में हो रही तेज वृद्धि के चलते यह आगामी कुछ वर्षों में मध्य आय वाले देशों के वर्ग में प्रवेश कर जाएगा। यानी कि जो हमारी जीडीपी है उसमें जो तेज वृद्धि हो रही है उसके चलते क्या हुआ कि कुछ ही सालों के माध्यम ही यह मध्य आय वाले देशों के वर्ग में प्रवेश कर जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकासशील अर्थव्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें विकासशील जो अर्थव्यवस्था उसके भी लक्षण पाए जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, कौन कौन से लक्षण हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में क्या डिफरेंस है, या इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आय का निम्न होना। भारत की प्रति व्यक्ति आय अगर हम कुछ देशों को छोड़ दें तो सबसे कम है। हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है। और अधिकांश जनसंख्या जो है वो प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में ही लगी हुई है। वर्ष 2008 में भारत के कुल कार्यकारी जनसंख्या का लगभग 58.2% कृषि कार्य में लगा हुआ था। अगर 2008 में देखें तो हम जो जनसंख्या है उसका 58% अप्रोक्स 58% जो है वो कृषि में ही लगा हुआ था। जबकि राष्ट्रीय आय में इसका योगदान लगभग 14% है, 14.6% है कृषि का योगदान। लेकिन इसमें जनसंख्या कितनी लगी हुई है, कितने लोग लगे हुए हैं? इसमें 58%, यानी कि सबसे ज्यादा कृषि इंडिया में ही होती है। और जबकि इसका योगदान कितना है? 14%, 14.6%। अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का दबाव।
अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या बढ़कर 1.21 अरब हो चुकी है। इतनी बड़ी जनसंख्या के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, औषधि, शिक्षा की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है। जब 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो भारत की जनसंख्या है अब वो 1.21 अरब हो चुकी है। और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए भोजन की भी जरूरत पड़ेगी, वस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, आवास, उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके लिए एजुकेट करने के लिए, उस सब की चुनौती बनती है, उसकी भी बड़ी समस्या रहती है। बेरोजगारी की समस्या। अब भारत में बेरोजगारी की भी समस्या है। भारत में लगातार बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या से ग्रसित रहा है भारत। और यह जो है वो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी रोजगार की भी कमी रही है भारत में। इसमें क्या आता है कि प्राप्त पूंजी का अभाव, यानी कि इतनी इनकम नहीं है, उतनी उनके पास कैपेसिटी नहीं है, यह प्रति व्यक्ति उपलब्धता काफी कम है कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत ज्यादा कम है, या उनके पास इनकम बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से वो अपना खान पान या इलाज नहीं करवा सकते। निम्न आय वर्ग वाली जनसंख्या की अधिकता के कारण काफी कम रही है, जनता भी काफी कम है, और परिणामतः पूंजी निर्माण की प्रचलित दर भी न्यूनतम है। पर्याप्त पूंजी का अभाव, यह प्रति व्यक्ति उपलब्धता काफी कम है, और निम्न आय वर्ग वाली जो जनसंख्या है उसकी अधिकता के कारण भी कमी आती है, और पूंजी निर्माण की प्रचलित दर भी निम्न है। दोषपूर्ण संपत्ति वितरण। शहर एवं ग्रामीण स्तर पर परिसंपत्तियों के वितरण में भारी असमानता है। जो शहरी लोग हैं और जो ग्रामीण लोग हैं उनके स्तर को देखें तो हम परिसंपत्तियों का जो वितरण है उसमें भी भारी असमानता है, और शहरी परिवारों में भी परिसंपत्ति के वितरण में काफी असमानता है। जो शहरी परिवार हैं उनमें भी परिसंपत्ति के वितरण की काफी असमानता है। मानव संसाधन की गुणवत्ता का निम्न होना। भारत को अपने मानव संसाधन पर बहुत अधिक निवेश करना पड़ता है। भारत को अपने जो मानव संसाधन है उन पर भी बहुत ज्यादा निवेश करना पड़ता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुधार, सामाजिक सेवा वे सामाजिक कल्याण पर अधिक व्यय के कारण आर्थिक विकास के लिए पूंजी का अभाव हो जाता है कि जो लोगों पर जो मानव संसाधन है लोग हैं उन पर अधिक निवेश करना पड़ता है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके सामाजिक सुधार के लिए, सामाजिक सेवाओं के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए उन पर अधिक व्यय करना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है कि जो आर्थिक विकास है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उसके लिए पूंजी की कमी हो जाती है, जिसके कारण आर्थिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता। और तकनीकी का पिछड़ापन, कि टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं है। अधिकांश औद्योगिक इकाइयों में अब भी घटिया तकनीकी का प्रयोग हो रहा है, और अधिकांश जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें जो घटिया किस्म की टेक्नोलॉजी है उनका ये उपयोग हो रहा है। इसी कारण क्या होता है कि हरित क्रांति का लाभ भी पूरे देश को प्राप्त नहीं हो सका था। इसी के कारण क्या हुआ था, जो हरित क्रांति हुई थी उसका भी जो प्रॉफिट था, जो लाभ था, वो पूरे देश को प्राप्त नहीं हो सका था। परिणामतः अधिकांश राज्यों में कृषि एवं उद्योग अभी भी पिछड़ी अवस्था में है, और अधिकांश जो राज्य हैं उनमें जो कृषि या उद्योग किए जाते हैं वो पिछड़ी अवस्था, जैसे जो पुराने में जमाने में किए जाते थे वैसे ही अवस्था में वे चल रहे हैं। अधिकांश जनसंख्या के जीवन स्तर का निम्न होना, अधिकांश जनसंख्या उसके जीवन स्तर को निम्न होना भी एक बड़ा कारण है। भारत में अधिकतर लोगों को प्रतिदिन संतुलित भोजन नहीं मिल पाता। भारत में अभी भी हम देखें तो अधिकतर जो लोग हैं उनको प्रतिदिन जो डेली का भोजन है ना वो भी संतुलित नहीं मिल पाता है। यह यहाँ की लगभग 7% जनसंख्या अब भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, और यहाँ तक कि अभी हम देखें तो भारत की जो 7% जनसंख्या है ना वो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है, अपनी जीविका को चला रही है। अल्प विकसित जनसांख्यिकीय लक्षण। भारत में जनसंख्या का अधिकांश भाग 0 से 15 एवं 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में है, और अगर हम देखें तो भारत में जो जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है वो या तो 0 से 15 साल तक की है या 65 से अधिक उम्र के हैं। इसके आंतरिक औसत जीवन प्रत्याशा एवं शिशु मृत्यु दर भी विकसित देशों की तुलना में काफी अंतर है। इसमें देखें तो हम वो भी शिशु मृत्यु दर में भी विकसित देशों की तुलना में काफी अंतर है। वैसे तो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत से क्षेत्रों में काफी प्रगति है। अगर हम देखें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें काफी ज्यादा प्रगति हुई है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन गरीबी दूर करने, कुपोषण पर नियंत्रण करने और अपनी
समग्र जनसंख्या को आवास तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में और अधिक कार्य करना होगा। अगर हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो बहुत से क्षेत्र जो है वो देखते हैं हम, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र हैं जो कि काफ़ी प्रगति कर रहे हैं, काफ़ी डेवलप्ड हो चुके हैं, बट अभी भी हम देखें तो कुछ जो गरीब हैं उनको हम गरीबी दूर करने में, कुपोषण पर नियंत्रण करने में और अपनी समग्र जनसंख्या को आवास तथा सुरक्षित पेयजल यानी पीने वाला अच्छा पानी उपलब्ध कराने की दिशा में और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएं। अब विकसित देश कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं। उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, यानी कि उन्नत विज्ञान यानी टेक्नोलॉजी अच्छी प्रयोग करेंगे और उनके पास प्राकृतिक संसाधन भी का भी अच्छा उपयोग किया जाता है। वृहद स्तर पर औद्योगिकरण होता है। कृषि का यंत्रीकरण यानी कि अच्छी किस्म की कृषि की जाती है, नई नई तकनीकों के द्वारा कृषि की जाती है। व्यापारिक आधार पर उद्यानों का विकास किया जाता है। उन्नत स्तर पर पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय का विकास किया जाता है। उन्नत किस्म के उनका पशुपालन करने का भी नए नए तरीके हैं और दुग्ध व्यवसाय पर विकास किया जाता है। अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था, यानी कि उनका जो विकसित देश हो उसमें अत्यधिक विकसित यातायात भी हो और संचार की जो व्यवस्था है वो भी अत्यधिक विकसित है। अधिक प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, यानी कि प्रति व्यक्ति भी आय उनकी अधिक है और राष्ट्रीय आय भी अधिक है। नारी की स्थिति भी अच्छी है, यानी कि औरतों की स्थिति भी अच्छी है विकसित देशों में। आज के लिए बस इतने फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आप किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक रह जाता है या मुझे कुछ, अगर आपको किससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर पूछ सकते हैं मुझसे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।